Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. So if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी मानसी? No, ma'am, problem. Okay, so we started the Mahanavami Dibba. Ma'am, Yes, yes है ना, बोलिए. मैम पेज नंबर 177 पे जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपने कॉलिन मैकेंजी वाला जो पैरा था वो आपने होमवर्क दिया था और उसके बाद आपने वो मतलब बताया था कि ये पढ़ना था और फिर आप लास्ट में समझाने वाले थे. अब आते हैं महानवमी डिब्बा 4.1. मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे जहाँ पे बेसिक अलग अलग रिचुअल्स के लिए वो बनाए गए थे, अलग अलग चीजों के लिए वो बनाए गए थे रॉयल रेसिडेंस के अंदर. और वहीं उन्हीं में से एक था महानवमी डिब्बा, जो बड़े से प्लेटफॉर्म पे था और जो करीब उसकी हाइट काफी ऊंचाई पे थी. और ये प्लेटफॉर्म जो था वो 11,000 स्क्वायर फीट में था और इसकी हाइट जो थी वो 40 फीट की थी. और काफी सारे यहाँ पर इस चीज को एविडेंस देखे गए हैं कि ये एक वुडन स्ट्रक्चर के तौर पे था, यानी लकड़ी का स्ट्रक्चर था. इसमें काफी सारे पिलर्स थे, गलियां बनी हुई थी छोटी छोटी दो वॉल्स के बीच में जिसमें आने जाने का रास्ता था. इस तरीके से मैंने आपको समझाया था. ठीक है, ऑडियंस हॉल के तौर पे भी इसको बोला जाता है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि महानवमी डिब्बा की अदर टर्म क्या है जिससे इसको पहचाना जाता है, वो आपने बतानी है ऑडियंस हॉल्स. नाउ लेट्स रीड द सेकंड पैराग्राफ. Located on one of the highest points in the cities, the Mahanavami Dibba is a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet. यह एक ऐसी जगह पे था, सिटी की काफी ऊंचाई वाली जो जगह थी वहां पे बना हुआ था. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो बेस से करीब 40 फीट की ऊंचाई पे था और ये 11,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ था. There is evidence that it supported a wooden structure. ये एविडेंस है कि यहाँ पे एक लकड़ी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था. The base of the platform is covered with relief carvings. और जो बेस है वो रिलीफ कार्विंग से बना हुआ है. इसकी फिगर 7.12 के अंदर ये चीज दी गई है. जो कार्विंग्स करी गई हैं वो इस तरीके की हैं, यानी कि इस पर आकृतियां जो बनाई हुई हैं वो इस तरह की हैं. 7.11 के अंदर महानवमी डिब्बा जो है फिगर 7.11 के अंदर महानवमी डिब्बा की प्रॉपर इमेज आपको एक दे रखी है. ठीक है, और उसके ऊपर कार्विंग क्या है उसकी इमेज आपको फिगर 7.12 के अंदर दी हुई है. क्लियर है ये छोटा सा पैराग्राफ? Yes, ma'am. Okay. Rituals associated with the structure probably coincided with the Mahanavami, literally the great 9th days of the 10th day Hindu festival during the autumn months of September and October, known variously as Dashera, Northern India, Durga Puja in Bengal, Navratri or Mahanavami in peninsular India, and the Vijayanagara kings displayed their prestige, power and suzerainty on this occasion. अब ये जो जगह है, ये रिचुअल्स जो यहाँ पे देखे गए हैं बेसिकली वो किस चीज को देकर के देखे गए हैं. आपको यहाँ पे मंथ दे रखा है और उसमें बताया हुआ है कि 9th डे जो होता है, 9वां दिन या 10वां दिन जो होता है, हिंदू फेस्टिवल जो होते हैं ऑटम के मंथ में आते हैं, ऑटम के मंथ में आते हैं जो बेसिकली सितंबर से अक्टूबर के महीने में होते हैं. अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको पहचाना जाता है. नॉर्दर्न इंडिया में इसको दशहरा के नाम से जाना जाता है इस टाइम पीरियड को. दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है बंगाल में, और नवरात्रि और महानवमी के तौर पे जानते हैं पेनिनसुला इंडिया में. विजयनगरा के जो राजा थे वो अपनी इस चीज को बना करके क्या दर्शा रहे थे कि वो कितने प्रेस्टिजियस हैं, कितने पावरफुल हैं और उनको कितने ज्यादा मतलब उनका कंट्रोल है, ठीक है, स्टेट के ऊपर, और उनका अधिकार जो है इंटरनल अफेयर्स में भी कितना ज्यादा है. बेसिकली वो इस ओकेजन के ऊपर अपनी पावर दिखाना चाह रहे थे. ठीक है, रिलेशनशिप जो है स्टेट का
वहाँ के चीज रिलेशंस जो हैं स्टेट के साथ में वो किस तरह हैं बेसिकली राजा के, उसको दर्शाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करवाया था। मूविंग ऑन, अब इन्होंने सिर्फ इसी तरह की चीजें नहीं बनवाई है, इनके जो पैलेसेस थे उनके भी अलग अलग नाम दिए गए थे। 7.13 फिगर जो है उसके अंदर आपको एक लोटस महल करके इमेज जो है उसका वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एन एलिवेशन ड्राइंग ऑफ द लोटस महल. An elevation is a vertical view of any object or structure. It gives you an idea of features that cannot be seen in a photograph. Notice the arcs, and these were probably inspired by the Indo-Islamic techniques. अब इनका जो लोटस महल है वो एक आपको एलिवेशन ड्राइंग में बताया गया है। ऐसे स्ट्रक्चर फोटोग्राफ को देख करके आप इनकी बारीकियां जो है वो नहीं समझ सकते, इसीलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से बताया गया है। एलिवेशन का मतलब दिया गया है कि वर्टिकल व्यू होता है किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रक्चर का, ये आपको उसके फीचर्स के बारे में एक आइडिया देता है जो आप फोटोग्राफ में नहीं देख सकते। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए जो इसके आर्क्स हैं वो किस तरीके के बने हुए हैं, और प्रोबेबली बोला जाता है कि ये इंडो इस्लामिक टेक्निक्स को बिलोंग करते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाती हैं अब आ जाती हैं सेरेमनीज performed on the occasion included worship of the image, worship of the state horse and the sacrifice of buffaloes and other animals. अब वहाँ पे जो सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी उसके अंदर अलग अलग ओकेजन पे सेरेमनीज की जाती थी जिसमें बलि दी जाती थी और पूजा अर्चना भी की जाती थी। ठीक है, तो पूजा अर्चना में ये एक तो जो मूर्ति पूजा होती है इस तरीके से करते थे या इमेज की पूजा करते थे, फिर स्टेट हॉर्स की पूजा होती थी, रेसलिंग बफेलोज जो होती हैं उनका उनकी बलि दी जाती थी और दूसरे जानवरों की भी बलि दी जाती थी। रिचुअल्स इस तरह के थे इनके सेरेमनीज। डांसेस एंड रेसलिंग मैचेस एंड प्रोसेशंस ऑफ caparisoned horses, elephants and chariots and soldiers, as well as ritual representations before the king and his guest by the chief नायकाज एंड सबऑर्डिनेट किंग्स मार्क द ओकेजन। अब क्या होता था बेसिकली, अगर आपने देखा हो तो जो पुराने अगर आपने सीरियल देखे हो तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि जो बड़े राजा वगैरह होते थे या बड़े चीफ वगैरह होते थे, नायकाज होते थे, उनको बुलाया जाता था इस तरह की सेरेमनीज का एक तरीके से इनॉग्रेशन कराने के लिए, अलग अलग ओकेजन कराने के लिए। तो यहाँ पे यही चीज की जाती थी। तो बेसिकली यहाँ पे नाच गाना हो रहा है, रेसलिंग मैच हो रहे हैं, प्रोसेशन ऑफ कैप्रिशनाइज्ड हॉर्सेस यानी कि जो घोड़ों को सजाया जाता है ना डेकोरेटिव एकदम बहुत अच्छे आभूषण वगैरह पहना करके जो लेके आए जाते हैं, उनका भी एक रिचुअल होता है। एलिफेंट्स को लेकर के आते हैं, शैरियर्स बड़े बड़े रथ आते हैं, सोल्जर्स आते हैं, सब सजे धजे। तो ये सारे रिचुअल प्रेजेंटेशंस होते थे राजा के सामने और उसके गेस्ट के सामने, चीफ नायकाज और सबऑर्डिनेट किंग्स जो है उनके द्वारा। उससे ये होता था कि भाई यहाँ ओकेजन की शुरुआत हो चुकी है। These ceremonies were imbued with deep symbolic meanings. अब ये ceremonies जो है उनका अलग deep मीनिंग होता था जो कुछ दर्शाता था। On the last day of the festival, the king inspected his army and the armies of the नायकाज in a grand ceremony in an open field. अब जैसे आज के जमाने में हमारे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे जो है, इन पर बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती हैं और अलग अलग जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट करती हैं। फिर जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, तीनों ही विंग्स जो है वो भी अपना प्रदर्शन करती हैं। तो उस जमाने के अंदर भी इस तरह की चीजें होती थी। यहाँ पर सेरेमनीज जो है उनके अंदर ये एक मीनिंग दर्शाने के लिए, गहरा मीनिंग जो होता है वो दिखाने के लिए होता था। इस सारी चीजों का जो रिचुअल्स और सेरेमनीज हो रही है उनको किया जाता था। लास्ट डे पे राजा जो है इंस्पेक्ट करता था, इंस्पेक्शन होता था उसकी आर्मी का और उसके जो नायकाज हैं उनकी आर्मीज का, और एक बहुत बड़ी ओपन फील्ड में सेरेमनी होती थी। ये जैसे आज के जमाने में परेड होती है वैसे ही उस जमाने में भी इस तरह की सेरेमनी को अंजाम दिया जाता था। ऑन दिस ओकेजन द नायकाज ब्रॉट रिच गिफ्ट्स फॉर द किंग एज वेल एज द स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट। अब क्या होता था, इस तरह के ओकेजन्स पे नायकाज जो है वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर के आते थे राजा लोगों के लिए, और वो ये क्यों करते थे, अपना ट्रिब्यूट दिखाने के लिए करते थे। ट्रिब्यूट दिखाने के लिए कि भाई हाँ हम राजा के प्रति कितने ज्यादा लॉयल हैं और हम कितने कृतज्ञ हैं, ये सारी चीजें दिखाने के लिए वो ये सब करते थे, महंगे गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आना। ठीक है, क्लियर है? इस पैराग्राफ में आपको कोई दिक्कत?
No, ma'am, no problem. Okay. Was the Mahanavami Dibba that stands today the center of this elaborate ritual? Scholars have pointed out that the space surroundings and the structure does not seem to have been adequate for elaborate processions of armed men, women, and large number of animals. अब क्या ये क्वेश्चन उठता, क्या ये सही है कि महानवमी डिब्बा जो है ये एक सेंटर हुआ करता था इस बड़े चढ़े रिचुअल का, जो उसको रिप्रेजेंट करता था? अब स्कॉलर्स जो है उन्होंने पॉइंट आउट करा है कि जो आसपास की स्ट्रक्चर है, स्पेस जो है, जगह जो है उस स्ट्रक्चर की, वो ये तो नहीं देती हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे हाँ इस तरीके से जो आर्म मैन, वेमेन और लार्ज नंबर में एनिमल्स का प्रोसेशन होता था, ये सेरेमनी होती थी. Like some of the other structures in the royal center, it remains an enigma. बाकी जो हमारे structures हैं जो हमने समझा है, उसी की तरह ये भी अभी तक मिस्टीरियस या चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल है. बाकी स्ट्रक्चर्स जैसे कि रॉयल सेंटर के अंदर थे उनको जैसे हम समझ नहीं पाए पूरी तरह से, वैसे इसको भी हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए. 7.14 के अंदर फिगर एक डिटेल आर्क दे रखी है लोटस महल की, किस तरीके से यहाँ पे नक्काशी की हुई है उसको आप देख सकते हैं. इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. तो यहाँ पे No, आपको ma'am. जो यहाँ पे जो आपको ये डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे इम्ब्यूड दिया हुआ है, कैप्रिजनाइज्ड दिया हुआ है, इस तरह के ये एनिग्मा दिया हुआ है, ये सारे शब्द जो है इनको मार्क कर लीजिए. ये अगर आप अपने आंसर के अंदर मेंशन करते हैं तो उससे आपका आंसर जो है काफी इम्पैक्टफुल लगेगा. इससे आपकी पहली बात तो वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट टर्म होती है इस तरह के आंसर्स को डिफाइन करने के लिए कि ये चीजें क्या है और किस तरीके से ये मिस्टीरियस है, क्या उस समय की सिचुएशन रही थी. ये बिल्कुल सही टर्मोलॉजी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं 4.2 Yes, अदर. ma'am. अब आते हैं 4.2 अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर. दूसरी जो बिल्डिंग्स थी रॉयल सेंटर के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था. सबसे सुंदर बिल्डिंग्स जो है रॉयल सेंटर के अंदर लोटस महल था. सो नेम्ड बाय द ब्रिटिश ट्रैवलर्स इन द 19th सेंचुरी. इसको नाम 19वीं सदी के अंदर ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने नाम दिया था लोटस महल. While the name is certainly romantic, historians are not quite sure what the building was used for. भले ये जो इसका नाम है वो काफी रोमांटिक है, लेकिन जो इतिहासकार थे, हिस्टोरियंस थे, उनको नहीं पता है कि ये बिल्डिंग किस लिए थी. One suggestion found in a map drawn by Mackenzie is that it may have been a council chamber, a place where the king met his advisor. एक suggestion जो दिया गया है एक मैप के अंदर, Mackenzie का जो मैप है उसके द्वारा, उसमें ये दिखता है कि हाँ ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो काउंसिल चैम्बर की तरह यूज किया जाती थी, जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर से मिला करते थे. यहाँ पे अब एक इसकी फोटोग्राफ दे रखी है 7.515 के अंदर फिगर, फोटोग्राफ ऑफ द लोटस महल. इस तरह का ये महल हुआ करता था. While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well. अब अधिकतर कई सारे मंदिर जो है वो sacred center में भी थे, तो कई सारे महल जो है वो royal center में भी थे. अब elevation of the elephant stables, यहाँ पे elephants को पाला जाता था. elephants का वो stable है ये. 7.16a, 7.16b, plan of the elephant stables. A plan gives a horizontal view of the structure. इसका एक structure का plan जो है वो दिया हुआ है 7.16b के अंदर. और फिगर 7.17 के अंदर एलिफेंट स्टेबल्स लोकेटेड चेज क्लोज टू लोटस महल. लोटस महल के पास में ये एलिफेंट स्टेबल्स बना हुआ है. ये इसकी असल तस्वीर है जहाँ पे माना जाता है कि एलिफेंट्स को पाला जाता था. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, फिर आता है फिगर 7.18 स्कल्पचर फ्रॉम द हजारा रामा टेम्पल. अब ये स्कल्पचर की फोटो दे रखी है, हजारा रामा टेम्पल के अंदर है ये. ओके, अब पढ़ना शुरू करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ दीज इज वन नोन एज द हजारा रामा टेम्पल. टेम्पल्स के अंदर सबसे स्पेक्टेकुलर
टेम्पल जो है वो हजारा रामा टेम्पल. दिस वॉज प्रोबेबली मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली. माना जाता है कि ये मंदिर सिर्फ राजा और उसकी फैमिली के लिए था. The images in the central shrine are missing. However, sculpted panels on the wall survive. जो images होनी चाहिए थी मेन मंदिर के अंदर से वो गायब है, लेकिन जो दीवारों पे बने हुए स्कल्पचर्स हैं वो अभी भी सर्वाइव कर पाए हैं. These include scenes from रामायण sculpted on the inner walls of the shrine. अब इसके अंदर की दीवारों पर रामायण के जो चित्र हैं वो दर्शाए गए हैं. While many of the structures at Vijayanagara were destroyed when the city was sacked, traditions of building palatial structures were continued by the Nayakas. Many of these buildings have survived. अब कई सारे structures जो हैं विजयनगरा के वो बर्बाद हो चुके हैं जब सिटी को अबैंडन किया गया था, लेकिन ट्रेडिशंस जो था पैलेशियल स्ट्रक्चर्स का वो अभी भी रहा है. यानी कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे वो सरवाइव कर पाए हैं. आलीशान स्ट्रक्चर्स जो थे वो बनाए हुए हैं वो नायकास के द्वारा तब भी चल रहा था, और इसीलिए कई सारी बिल्डिंग्स जो है वो अभी भी सरवाइव कर पाई हैं. ये फिगर 7.19 के अंदर इंटीरियर ऑफ द ऑडियंस हॉल एट मदुराई, नोट द आर्क्स. अब वही ये ऑडियंस हॉल है मदुराई के अंदर, इसके जो आर्क्स है उनको नोट करिए. यहाँ पे जो ये बेसिक किसी भी बिल्डिंग का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके जो आर्क्स होते हैं उन्हीं को देखा जाता है. ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है किसी भी पॉइंट में, पैराग्राफ में, तो आप पूछ सकते हैं. ओके आप कल पढ़ेंगे द सेक्रेट सेंटर. सेक्रेट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कैपिटल चूज करी, क्या क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर्स रहे हैं, और आज के जमाने में क्या वहाँ का व्यू रहा है. और गोपुराम्स और मंडप्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. गोपुराम्स ये टर्म हमने पहले भी पढ़ी है. कैन एनीवन टेल मी कि गोपुराम्स क्या होते हैं? टेम्पल, वेरी गुड, गेटवे ऑफ टेम्पल. वेरी गुड, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. एना एंड मानसी, गेटवे जो होता है वो टेम्पल का उसको बोलते हैं गोपुराम्स. अब उसके आगे हम मंडप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मंडप्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते थे, और किस तरीके की उन पर कलाकारी की जाती थी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता था. ये बेसिकली एक पिलर की आपको फोटो दी हुई है फिगर 7.23 के अंदर. स्कल्प्टेड पिलर, ये एक लौते खंबे के ऊपर जो उन्होंने वो करी है वो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा एडवांस कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने स्कल्पटिंग की है. तो यही सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे फिट, स्टे हेल्दी. Thank you.